हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं इन्फ्लुएंस बेस्ड सीबीटी के बारे में। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। इस वीडियो में सब सीखने के बाद आप घर बैठे ही सीबीटी को अपने ऊपर अप्लाई कर पाएंगे और अपनी ओसीडी से फ्री हो पाएंगे। आपके अंदर कोई भी फियर होगा उससे भी आप फ्री हो पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हर एक ओसीडी सफ़रर और उनके फैमिली मेम्बर्स तक इस वीडियो को पहुंचा देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड अमेजिंग वीडियो है। चलिए अब जल्दी से डॉक्टर कृषिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ओसीडी की स्पेशल एक्सरसाइज करें और अपनी हीलिंग जर्नी को फास्ट कर लें। अब हम सीखना शुरू करते हैं। सीबीटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा ओसीडी के बारे में रिवाइज करा देती हूँ। ओसीडी में मेनली दो चीज़ें होती हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन आपके दिमाग में होते हैं, ऑटोमेटिकली कोई इमेज रिपीट हो रही है, कोई थॉट रिपोर्ट हो रहा है, कोई अर्ज, सेंसेशंस, किसी भी तरह से कुछ भी ऑटो रिपीटेशन मोड पर अपने आप हो रहा है। वो इंट्रूसिव है, अनवांटेड है। वो इतना डिस्कम्फर्ट देने वाला है कि आपको डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आपकी पूरी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से रिएक्ट कर रही है और आप इतना डरे हुए हैं। आपको वो चीज़ जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर रिपीट हो रही है वो सही लग रही है। इस टाइम पर थॉट एक्शन फ्यूज़न हो सकता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रियलिटी है या जस्ट मेरे माइंड का एक सजेशन है, और हम डर जाते हैं। और उस डर की वजह से बचने के लिए हम कोई कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। वो बिहेवियर भी हमारा दिमाग ही हमें सजेस्ट करता है। कोई भी चीज़ वो हमसे रिपीटेडली कराता है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न में भी करा सकता है। कई बार हम रीअश्योरेंस लेते रहते हैं और कई बार हम अवॉइड करते हैं। किसी भी तरीके से हम कंपल्सिवली बाउंडेड फील करते हैं कुछ एक्शन लेने के लिए, और हमारा दिमाग हमें पूरा रोबोट की तरह चला रहा होता है कि जैसे हम रोबोट बन गए हैं और उसके हाथ में हमारा कंट्रोल है और वो जो कह रहा है हमें करना ही पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, हमें रिलीज़ नहीं कर रहा है, और ये चेन चलती ही रहती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंपल्शंस करते रहते हैं या अवॉइड करते रहते हैं, रीअश्योरेंस लेते रहते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर के ओसीडी यानी कि डाउट को और स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। जो लोग ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये कितना पेनफुल एक्सपीरियंस है। जो ओसीडी सफ़र के साथ रहते हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि ओसीडी सफ़र प्रॉक्सी कंपल्शंस भी कराता है, यानी कि दूसरों को भी बाउंड करता है कि वो भी सर्टेन वे में बिहेव करें। तो ये थेरेपी वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब सीबीटी, यह है इन्फ्लुएंस बेस्ड सीबीटी। तो पहले सीबीटी का बेस समझ लेते हैं। सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ सीबीटी आती हैं। सीबीटी का बेस ये है कि आपके अंदर जो थिंकिंग एरर्स है उसको पकड़ना और उन्हें करेक्ट कर कर आपको सोचने का सही तरीका, किसी भी सिचुएशन को, पर्सन को आपको मीनिंग देना है तो सही तरीके से आप मीनिंग दें। कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस से आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, किस बेसिस पर अपने कुछ बिलीफ सेट कर लिए हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, और उस बिलीफ के बेस पे आपको ऑटो सजेशन आ रहे हैं, और फिर वो जो आपके अंदर थॉट है, जो उसकी क्वालिटी है, जो आपका नैरेटिव है, उसके बेस पर आपके सर्टेन इमोशंस कुछ ट्रिगर हो रहे हैं। और क्योंकि आप वैसा सोच रहे हैं और वैसा फील कर रहे हैं तो आपके एक्शंस उसी तरह से आप लेते जाते हैं, उसी डायरेक्शन में। तो सीबीटी बेसिकली हमें कनेक्शन बताती है कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस एंड एक्शंस के बीच में क्या डीप कनेक्शन है। एक को चेंज करते ही बाकी दो कैसे चेंज होने लग जाते हैं। अगर आप सोच बदलते हैं, अपनी थॉट बदलते हैं, तो आपके इमोशंस चेंज होने शुरू हो जाते हैं, आपके एक्शंस बदल जाते हैं। अगर आप अपने इमोशंस पे शिफ्ट लाते हैं, इमोशंस को रेगुलेट करना सीखते हैं, तो आपका धीरे धीरे सोचने का नज़रिया बदल जाता है और आपके एक्शंस बदल जाते हैं। अगर आप अपने एक्शंस को चेंज कर देते हैं तो धीरे धीरे आपके इमोशंस शिफ्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और आपके सोच भी बदल जाती है। तो ये ब्यूटीफुली बहुत ही डिफाइन करती है सीबीटी। यहाँ पर स्पेशली हम सीबीटी में इन्फ्लुएंस बेस्ड सीबीटी के बारे में बात करने वाले हैं। अब इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करना है कहाँ से आया है। वो आपका एक सोशल इन्फ्लुएंस है, कैसे आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है, आपका पीयर प्रेशर कितना है आपके आसपास, आपने अपने नेबर्स, रिलेटिव्स, जो भी आपके आसपास सराउंडिंग्स में हैं, उन सब से भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कई बार हमारे को जो इन्फ्लुएंस आता है वो हमारे आसपास से ही, फैमिली से, फ्रेंड से, यहाँ से आता है, और इस सब की वजह से हम बहुत ही प्रेशराइज्ड फील करते हैं, और उस प्रेशर में हमारे अंदर केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ती है। और जब हमारे अंदर केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ती है तो हमारा माइंड उसमें किसी चीज़ को अगर थ्रेट की तरह परसीव कर ले तो वो उस पर बिलीव कर लेता है, और वो सिर्फ और सिर्फ
इस मोटिव से कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपका जो लिम्बिक ब्रेन है, जहाँ पर अमिगडाला है, जो आपके इमोशन प्रोसेसिंग सेंटर है, या उसे ऐसा कहें जो आपका फियर ब्रेन है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चलता है। वो एक भी रियल थ्रेट को मिस नहीं करना चाहता। वो सौयों फॉल्स अलार्म्स को फिक्स कर देगा, बट एक भी रियल डेंजर को मिस नहीं करना चाहता। तो इसलिए वो आपको रिपीटेडली बार बार सजेशन देता रहता है। तो जैसे कई बार ओसीडी वालों में क्या होता है, जैसे किसी के पेरेंट को ओसीडी होती है, तो वो अपने घर में उस तरीके का बिहेवियर, एटमॉस्फेयर देखते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं और कैच कर लेते हैं उसको। या बहुत क्लोज में किसी को देखते हैं तो उसमें कर लेते हैं, या फिर पीयर प्रेशर की वजह से उनके अंदर कोई ऐसा पैटर्न डेवलप हो जाता है। तो ये सब कुछ हमारे आसपास सोशल रेफरेंस से आ जाता है। इसी तरह से कॉग्निटिव, ये हमारे थिंकिंग एरर्स के बारे में है। माइंड रीडिंग हो गया आपका, है ना, पर्सनलाइजेशन हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, बहुत सारे इस तरीके के, मैजिकल थिंकिंग हो गया। इन सारे डिस्टॉर्शन पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की प्लेलिस्ट को देख लीजिए और वहाँ से सीखिए कि ये थिंकिंग एरर्स क्या होते हैं। तो अगर हमारे सोचने के तरीके में ही गड़बड़ है तो हमें इससे बहुत दिक्कत होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे क्लाइंट थे, तो वो जब भी अकेले खड़े होते थे तो उनके दिमाग में ये थॉट आता था कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कितना लूज़र है, अकेला खड़ा है। अब ये है माइंड रीडिंग। उनको कैसे पता कि दूसरे लोग उन्हीं को देख रहे हैं और देख रहे हैं तो ये मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन ये क्या था, एक थिंकिंग एरर, माइंड रीडिंग। और उनके दिमाग में ये चालू हो जाता था। तो वो कभी भी अकेले खड़े नहीं हो पाते थे, अकेले बैठ नहीं पाते थे, अकेले कहीं जा नहीं पाते थे। उनका एक कंपल्शन बन गया था कि अगर वो कहीं 5 मिनट की दूरी पर भी जाएंगे तो किसी को साथ लेकर जाएंगे। अगर कोई अवेलेबल नहीं होगा तो वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ब्रेन उनको बहुत ज़्यादा तंग करता था। तो ओसीडी में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ थीम होती हैं, सबके अंदर की स्टोरी बिल्कुल अलग होती है और सबके इन्फ्लुएंसेस बहुत अलग होते हैं। वो इन्फ्लुएंस कहीं से भी आ सकता है। तो वो इन्फ्लुएंस आपका सोसाइटी से, कहीं से भी, आपकी खुद की फैमिली, नेबर, कहीं से भी, पीयर से आ सकता है, कॉग्निटिव लेवल पर भी आ सकता है, आपके इमोशंस। आपको अगर पहले से ही एंग्जाइटी है, डिप्रेशन में है, आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ अबेंडनमेंट है, कोई भी इमोशन है, तो उस इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर भी आपके अंदर रिपीटेडली कुछ भी आ सकता है। जैसे मेरी क्लाइंट थी, उनको ना फियर ऑफ अबेंडनमेंट था, तो उनके दिमाग में रिपीटेडली ये थॉट आता था कि अगर तुमने हर समय दूसरे लोगों की हाँ में हानि मिलाई तो लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें लोग छोड़कर चले जाएंगे। तो ज़रा सा भी कहीं पर भी कुछ भी ऐसा होता था वेरिएशन उनके बिहेवियर में, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था, उनको बहुत एंग्जाइटी होती थी। उनको ऐसा लगता था कि मैंने सही टोन में बात नहीं करी है, मैंने सही वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी मुझे छोड़ देंगे। और इतना ज़्यादा इंटेंस फियर वो फील करती थी। उस टाइम पर उनका रैशनल ब्रेन काम नहीं करता था, क्योंकि आपका अमिगडाला जब ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है तो वो हर समय एक हाइपर विजिलेंट मोड में रहता है और वो छोटे छोटे क्लूज़ को भी पकड़ करना आपको डराना शुरू कर देता है। और उस टाइम पर आपकी रैशनल थिंकिंग काम नहीं आती है। तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आप पूरा इरेशनल जोन में होते हैं, अपने फियर जोन में होते हैं। और हमारे अंदर फियर और इनसिक्योरिटी हमेशा से है, क्योंकि हमारा ब्रेन इवॉल्व ही अनसर्टेनिटी में, फियर, इनसिक्योरिटी के साए में हुआ है। तो उसका प्राइमरी मोटिव ये है कि इन थ्रेट्स को कैच करना। अब थ्रेट्स बाहर से बदल गई हैं, वो नहीं है जो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में होती थी। अब थ्रेट्स बदल गई हैं। अब कॉग्निटिव थ्रेट्स, अज्यूम थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ब्रेन जिस भी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, और ख़ास तौर से जब हम इमोशनल जोन में होते हैं, तो वो उस पर बहुत नज़र बना के रखता है, छोटे छोटे क्लूज़ भी कैच करता रहता है और रिपीटेड हमें कंट्रोल करता रहता है, सजेशन देता रहता है। और उसके बेसिस पर हम कंट्रोल होते रहते हैं, जैसे ही कंट्रोल होती रहती थी। और इतना अपने आप को बर्डन करती थी, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देना, पूरा इनकी बॉडी में पेन रहने लग गया था। लेकिन इनको हर समय दूसरे के लिए अवेलेबल होना है और वही कहना है, वही करना है जो सामने वाले को इनसे जोड़ के रखे। इनका इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था जो उनको सफ़र करा रहा था। और हो सकता है कल्चरल और स्पिरिचुअल, आपके स्पेसिफिक कल्चर और स्पिरिचुअल से भी आपके कुछ इन्फ्लुएंस आ सकते हैं ना, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इतना इंक्लाइंड होते हैं कि वहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे मेरी क्लाइंट थी, तो उनके स्पिरिचुअल बिलीफ ऐसे थे कि हम सब सोल लेवल पर एक ही हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं। तो किसी को भी हर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सारी एक सुप्रीम एनर्जी से कोड बंधी हुई है। अगर हम किसी और दूसरे को भी हर्ट करते हैं तो हम भगवान को ही हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे कोड एक है। अब एक बात बताओ, आप क्या कभी किसी की कोई गलती नहीं बताओगे?
आप यही सोचोगे कि मैं भगवान को हर्ट कर रही हूँ अल्टीमेटली, नहीं। लेकिन कई बार हमारे ऊपर हमारे स्पिरिचुअल कल्चरल बिलीफ इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में हम बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें ना रियलिस्टिक सोचना आता है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। कोई और अगर हमें रियलिस्टिक सोचने के लिए मदद करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हमारे वो स्पिरिचुअल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर इतने ज़्यादा स्ट्रांगली हमें बाउंड करते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, वही सही है। तो आपको ये समझना है कि आपके अंदर जो भी कुछ हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, उसका सोर्स कहाँ से आया। या फिर मीडिया इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़पेपर कहीं से भी आ सकता है। तो अब ये भी बहुत ज़्यादा तगड़ा इन्फ्लुएंस है। जैसे मेरे क्लाइंट थे, तो उनको क्या हुआ, उन्होंने एक रील देखी जिसमें ये था कि किसी ने मेडिटेशन का डाला कि मेडिटेशन से उनकी कुंडलिनी, उनका थर्ड आई वगैरह ये सब एक्टिवेट हो गया। या 1111 जैसे मिरर नंबर्स होते हैं, उसमें अगर आपने उस टाइम जो भी सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इस तरीके की मैनिफेस्टेशन पे और उन्होंने मेडिटेशन वगैरह की रील्स देख ली और उससे उनके दिमाग में वो इन्फ्लुएंस हो गया कि अरे कभी मिरर नंबर देख लिया और ऐसे कुछ सोचा था वो मैनिफेस्ट हो गया। या फिर मैंने मेडिटेशन किया था उस दिन और मेरी तो कुंडलिनी जागरण हो गई है। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को मानकर और ये मान लिया। और फिर जब आपका होता है कि कुंडलिनी जागरण होती है, तो लोगों ने अपने कुछ कमेंट में लिख रखा होगा ये होता है वो होता है, और दिमाग इतना गुरु है कि वो सब चीज़ें पैदा करने लग जाता है। तो आप समझिए, इन्फ्लुएंस कहीं से भी दिमाग उठा सकता है। और जब भी आप एक इमोशनल जोन में होते हैं, आप किसी भी इमोशनल वीक स्टेट में होते हैं या बहुत हाई हाइपर रिसेप्टिव स्टेट होती है, जहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट फिल्टर आपके अंदर चली जाती है, और जिस पर भी आपका ब्रेन बिलीव कर लेता है, तो वो आपको उस चीज़ के लिए ऑटो सजेशन भेजता है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत वैल्यू दे देते हैं, यानी कि किसी ने कोई बात कही, आपने कहीं किसी रील में देख ली, किसी को देख लिया, सुन लिया, कहीं पर भी कुछ पढ़ लिया और आपने उससे बहुत वैल्यू दी, आपने उस पर अटेंशन पे करी, आपने उस पर बिना उसकी ऑथेंटिसिटी जाने, बिना उसके फैक्ट्स चेक करे आपने उस पर बिलीव कर लिया, तो आपका दिमाग उसे वैल्यूएबल मानकर आपके बिलीव के अकॉर्डिंग उसके सजेशंस आपको टाइम टू टाइम देखता रहेगा, भेजता रहेगा। क्योंकि वो आपको सजेशन भेजने का डिसीजन अपने आप लेता है। आपके अंदर जो ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं उसको आपका ब्रेन खुद ही डिसाइड करता है, इंटरप्रेट करता रहता है, और वो आपकी हेल्प करने के मोटिव से, ब्रेन की इंटेंशन कभी गलत नहीं होती है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है किसी न किसी चीज़ से, वो आपको हेल्प करने के इंटेंशन से जो भी अंदर स्टोरेज होती है उसके बेसिस पर वो आपको कभी ऑटो इमेज, कभी आपके अंदर ऑटो थॉट्स देकर आपको रोकता है, कभी अर्ज सेंसेशन देकर वो आपको रोकने की, बचाने की कोशिश करता है, या वो सर्टेन चीज़ें आपसे करवाने की कोशिश करता है जिसे आपका ब्रेन मान रहा होता है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए सही है, आपके जीवन में आपकी मदद करने के लिए, उस इंटेंशन से वो बार बार रिपीटेडली करता रहता है। बट ब्रेन की इंटेंशंस पॉजिटिव है, लेकिन ब्रेन को अगर फीड ही गलत हो गया है तो उस फीडिंग के बेसिस पर ही तो वो ऑटो सजेशन भेज रहे हैं ना। अब होता क्या है कि जहाँ से भी इन्फ्लुएंस लेकर हमारे ब्रेन ने अंदर डेटा कलेक्ट किया, तो हमारे अंदर जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसके बेसिस पर जो मेमोरी होती है, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है, उसमें हमारा हिप्पोकैम्पस भी हमारा मेमोरी सेंटर होता है, वहीं हमारा अमेगडाला होता है, और आपस में इन लोगों के नेटवर्क बिल्ड होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। तो वहाँ पर जो भी कुछ स्टोर होता है, तो गाय बजाय कभी हमें कुछ याद आ जाता है, और जैसे ही हम उस ऑटो सजेशन पर एक्शन लेना शुरू करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन डेंजरस या अजीब अटपटा है, उससे भागने की या उसे दबाने की, रोकने की कोशिश करते हैं, तो ओसीडी का लूप चालू हो जाता है। क्योंकि इंट्रूसिव थॉट्स सभी के दिमाग में आते हैं। कचरा थॉट्स ऐसा नहीं है कि किसी के दिमाग में नहीं बनते, सबके दिमाग में बनते हैं, लेकिन थॉट को जस्ट थॉट मान ले और उस थॉट पर ध्यान देने की बजाय नॉर्मल अपने आप को उन एरियाज़ में बिजी रखें जो हमारे रूटीन के काम है या हमारे वैल्यू के काम है, तो वो थॉट आता है और चला जाता है। लेकिन जैसे ही आपने उस पर रिएक्शन देना शुरू करा, उसे दबाने की, उससे भागने की, उसे नेगेटिव मीनिंग देने की और वियर्ड मीनिंग देने की, अपने आप को लेबल करने की कोशिश करी, तो आपके फियर ब्रेन को एक मैसेज चला जाता है कि दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, और वो फिर और ज़्यादा सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स, क्लूज, इमेजेस देता है, और फिर इस तरह से ओसीडी वालों की चेन बन जाती है। अब क्यों किसी के दिमाग में इमेजेस आती हैं और क्यों किसी के दिमाग में वर्ड्स की फॉर्म में वो आते हैं, या किसी को सेंसेशंस, अर्जेस बहुत फील होती है। देखिए क्या होता है कि हमारी पांचों सेंसेस के हिसाब से ना हमारे अंदर प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग हाईली विजुअल होते हैं, कुछ लोग हाईली ऑडिटरी होते हैं, कुछ लोग हाईली काइनेस्थेटिक होते हैं। जो विजुअल्स होते हैं उनका ब्रेन उनसे विजुअल्स में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जो ऑडिटरी होते हैं उनका वर्ड्स, थॉट्स की फॉर्म में करने की कोशिश करता है, और जो लोग काइनेस्थेटिक होते हैं उनके अर्जेस सेंसेशन के रूप में करने की कोशिश करता है।
तो किसी भी तरीके से आपका ब्रेन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, तीनों तरीके से भी कर सकता है, किसी एक तरीके से भी डोमिनेंटली कर सकता है। बट जो भी तरीके से आपका ब्रेन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले ढूंढो इन्फ्लुएंस कहाँ से है। मेरी हर वीडियो में आप देखोगे रूट कॉज जाओ, चाइल्डहुड तक जाओ, तलाशो, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। आज से 10 साल पहले हुआ, 15 साल पहले, कहीं से भी हुआ। जब ब्रेन की केमिस्ट्री, बॉडी की केमिस्ट्री बिगड़ती है, तो वहाँ से क्या होता है, वो कहीं से भी पीछे का कुछ भी याद कर लेता है, उठा लेता है और उसके बेसिस पर आपको सजेशन देना शुरू कर देता है। अगर आपने इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो बस आपने ये सोचो 50% काम तो इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई कर कर ही आपने निपटा लिया, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, तसल्ली बढ़ जाएगी, ओहो यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई थी, अच्छा यहाँ से मैंने देखा सीखा, ये हुआ, इस वजह से मेरा दिमाग मुझे ये सजेशन दे रहा है। तो इस एक काम को करते ही आपकी 50% रिलीफ मिल जाएगा। आगे देखो अब क्या करना है। सेकेंड स्टेप है आपका अवेयरनेस एंड कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। तो अपने कोर बिलीफ को आइडेंटिफाई किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपका क्या इन्फ्लुएंस था, अब वो इन्फ्लुएंस तो स्ट्रॉन्ग ही होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा ही, सेंसेस के थ्रू वो अंदर जाएगा, स्टोर होगा, और जिस चीज़ पर आप बिलीव कर लेंगे या आप उस पर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, रिपीटेड एक्सपीरियंस होते ही वो आपकी कोर बिलीफ की तरह सेट हो जाएगा। तो अपना कोर बिलीफ आइडेंटिफाई करो। जब भी ओसीडी वाले मेरे पास आते हैं तो मैं समझाती हूँ कि आपके बिलीफ को आप पकड़ो, क्योंकि जो आपका बिलीफ होगा उसके बेसिस पर ही आप बिहेव कर रहे हो। बिलीफ कैसे बनते हैं? रिपीटेड एक्सपीरियंस या स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस से बिलीफ बन जाते हैं आपके। अब आपके जो भी बिलीफ हैं वो बिलीफ ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, क्योंकि आपका ब्रेन जब फिल्टर लगाता है, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन, याद है ना आपको कि आपका ब्रेन फिल्टर लगाता है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट करता है, कुछ को वो डिस्टॉर्ट करता है और कुछ इन्फॉर्मेशन को वो जनरलाइज करता है। तो ये जो वो लगाता है फिल्टर, इसके पीछे का जो मेन फिल्टर होता है वो आपके बिलीफ होते हैं, आपकी वैल्यूज़ होती हैं। मैंने एक वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, अगर अभी तक नहीं देखे तो देख लेना। आपका एटीट्यूड, आपका लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। तो उसके बेसिस पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, यानी कि कुछ पर ही फिर सेलेक्टिवली अटेंशन पे करता है, कुछ को डिस्टॉर्ट कर देता है यानी कि मॉडिफाई कर देता है, कुछ को जनरलाइज कर लेता है यानी कि ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपको अपने बिलीफ को ज़रूर चेक करना है। जब तक आप अपने बिलीफ पर काम नहीं करोगे, कितने थॉट से लड़ोगे? जो थॉट आ रहे हैं ना, वो किसी बिलीफ के बेस पर आ रहे हैं। तो बिलीफ को पकड़ो और आपको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। रिस्ट्रक्चर करने से पहले आपको अपने थॉट को चैलेंज करना है, कुछ आपको समझना है। अब ये होगा कि अरे ओसीडी तो आपके जो लॉजिक्स हैं उसको तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। हाँ भाई, नहीं करता इनिशियली, आपको बैक ऑफ माइंड पता भी होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था उसको। आपको अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है ब्रेन का? वो जो रैशनलाइज करना जानता है, जो एनालाइज करना जानता है, जो सही गलत में डिफरेंस कर कर डिसीजन बनाना जानता है। तो आपको समझना होगा कि धीरे धीरे आपको अपनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, जो आपका शॉर्ट में से पीएफसी कहते हैं, उसकी पावर्स को बढ़ाना है। तो ये एकदम नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। आपको धीरे धीरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ही ट्रेन करना है, और तभी आपका लिम्बिक ब्रेन कंट्रोल में आएगा, तभी आपके अमिगडाला की एक्टिविटी शांत होगी। तो ये एकदम नहीं होगा, एकदम से वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसे, लेकिन जब आप बार बार रिपीटेडली अपनी पावर्स बढ़ाते जाओगे, क्योंकि जब भी आप अपने फियर को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना शुरू करते हो तो आप लिम्बिक सिस्टम से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे शिफ्ट हो जाते हो। और जब आप लिखना शुरू करते हो, जर्नलिंग थेरेपी करते हो, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था उस पर, तो उससे बहुत हेल्प होती है। जब आप फैक्ट चेकिंग करते हो, नया बिलीफ बनाते हो, नए बिलीफ को बार बार लिखते हो, आप क्या कर रहे हो उससे? आप अपनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर को बढ़ा रहे हो, और जैसे उसकी पावर बढ़ेगा वो लिम्बिक ब्रेन को कंट्रोल कर लेगा। तो शुरू में आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है, बिगड़ैल घोड़ा लग रहा है आपका वो लिम्बिक ब्रेन, जहाँ से ओसीडी सजेशंस आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे अपने पीएफसी को ट्रेन करते जाओगे तो बिगड़ैल घोड़े को भी लगाम लग जाती है, और फिर उस पर बढ़िया तरीके से घुड़सवारी होती है। तो आपको ये करना ही होगा। तो लगाम पहनाने में वो नाटक करता है घोड़ा बिगड़ा हुआ, लेकिन जब लगातार कोशिश की जाती है तो सक्सेस मिल जाती है। तो हम यहाँ पर कॉग्निटिव डिस्ट्रक्चरिंग के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे, सॉक्रेटिक क्वेश्चंस ना, बिल्कुल डीप क्वेश्चंस, जिससे कि हमें क्लैरिटी मिलेगी। और फिर उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव बिलीफ फॉर्मेशन करेंगे कि एक नया रियलिस्टिक पॉजिटिव बिलीफ बनाएंगे। जो हमने डिसफंक्शनल बिलीफ जिसमें 70 तरीके के डिस्टॉर्शंस थे उसे हटाएंगे,
तब जाकर धीरे 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 नए बिलीफ को रीइंफोर्स करते 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 अंदर प्रोग्रामिंग चेंज होगी। और जैसे ही बिलीफ की प्रोग्रामिंग चेंज हुई, बिलीफ बदला, तो ऑटो सजेशन जो थॉट्स के रूप में, इमेज के किसी भी रूप में आ रहे हैं, वो सब बदल जाएंगे। ये है वेयर डिड दिस बिलीफ केम फ्रॉम, कि कहाँ से ये बिलीफ आया, यानी कि इन्फ्लुएंस चेकिंग जो भी मैंने इससे पहले स्लाइड में बताई थी। इज दिस यूनिवर्सली ट्रू और जस्ट समथिंग आई वॉज थॉट, क्या ये यूनिवर्सली ट्रू है या मैंने जो इसका मीनिंग निकाला, जो मैंने सोचा, ये वो है। फिर व्हाट एविडेंस डू आई हैव दैट दिस इज़ ट्रू और हेल्पफुल, कि ये सच है और हेल्पफुल है, क्या एविडेंसेस हैं। हाउ इज दिस इन्फ्लुएंस सर्विंग और हार्मिंग मी, ये हैविंग नहीं है, हार्मिंग है। कि ये जो इन्फ्लुएंस है ये मेरी मदद कर रहा है या मुझे हार्म कर रहा है। जब आप इस तरीके से अपने आप से सवाल पूछते हो तो आपको रियलिटी चेक मिलता है, और जब आपको रियलिटी चेक मिलता है तो क्या होता है, आपकी आंखें खुलती हैं, आपको समझ में आना शुरू होता है। ज़रूरी नहीं कि जिस टाइम पर आपको अवेयरनेस रहेगी, आंखें खुल जाएंगी, एकदम से आप अपने स्फीयर सेंटर को कंट्रोल कर लोगे, थोड़ा मेहनत लगेगी तभी भी। लेकिन उस फियर सेंटर को काम डाउन करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करो। एक दिन में मन नहीं लगेगा, लेकिन जब लगातार करते रहोगे तो एक दिन आएगा कि आपका ब्रेन एंड बॉडी दोनों रिलैक्स रहना सीख जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब आपके फियर सेंटर को कोई भी थ्रेट लगता है, वो परसीव थ्रेट फेक भी हो, तो वो क्या करता है, बॉडी को लगातार सिग्नल देता रहता है, पैनिक मोड में डालता रहता है, फाइट फ्लाइट चलती रहती है। तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, और वो रिलैक्सेशन की वाइब्स आपके माइंड तक भी जाती हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेगस नर्व रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, सब को जो बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। और इन सब पर, चाहे वो वेगस नर्व हो, चाहे वो डोज केमिकल्स हो, सब पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उन एक्टिविटीज़ को करना शुरू करें, जल्दी आपका फियर सेंट्रल कंट्रोल में आएगा। और साथ के साथ अपनी ऐसे क्वेश्चनिंग करके क्या है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर्स को बढ़ा रहे हैं। आप चाहेंगे तो इसके पूरे सॉक्रेटिक क्वेश्चंस की और डिटेलिंग मैं दे दूंगी। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने इस पूरे टूल को कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, उसमें 15-16 क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए हैं, और सारा का सारा वो वीडियो बनाया हुआ है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लेना। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का वो वीडियो है। तो इस तरह से आप क्या है, अल्टरनेटिव बिलीफ फॉर्मेशन में आपको मदद मिलती है। अब आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या लेना है, वैल्यू रीअलाइनमेंट टू शिफ्ट इन्फ्लुएंस। जो भी आपका इन्फ्लुएंस था, चाहे वो आपका सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल कहीं से भी आया हो, अब आपको क्या करना है, वैल्यू रीअलाइनमेंट। क्योंकि अभी अगर आपको क्लीनिंग हो सीधे, तो क्लीनिंग आपके लिए सबसे वैल्यूएबल बन गया। चेकिंग है तो आपके लिए घर की सेफ्टी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई। कुछ भी आपको जो भी जिस थीम का है वो सब क्या है, आपके लिए एक वैल्यू वहीं पर स्टक हो गई है। तो आपको वैल्यू रीअलाइनमेंट करना है। तो डोंट फाइट विद ओसीडी फियर, आपको इससे बिल्कुल भी झगड़ा मत करना है। आप किसी पुरानी आदत के पीछे मत पड़ो, नई आदत बनाने पर लगो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा भी है कि सुबह देर से उठते हो, जल्दी उठना है। तो ये नहीं कि मुझे सुबह 9 बजे नहीं उठना, नहीं 6 बजे उठना है ना, तो ये मुझे सुबह 6 बजे उठना है। 6 बजे का अलार्म लगाओ, और 6 बजे मन नहीं भी है, मन से गलत सलाह भी आ रही है कि अरे कल से उठेंगे, कोई बात नहीं, बिना मन के भी उठ जाओ ज़बरदस्ती। जैसे ही हफ्ता 10 दिन ये करोगे तो 6 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी, 9 बजे की अपने आप छूट जाएगी। तो 9 बजे वाले का गाना क्यों गाना। तो ऐसे ही ओसीडी से फाइट मत करो, आप अपनी वैल्यूज़ चेंज कर लो। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन के टाइम पर वो क्या क्या चेक करता है, आपके बिलीफ, आपकी वैल्यूज़, आपके एटीट्यूड, आपको क्या लैंग्वेज आती है, आपके पास क्या मेमोरीज पड़ी हुई हैं, आपके मेटा प्रोग्राम्स क्या है। इस पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने दोनों फ़िल्टर के बारे में बताया। और उसी डी वालों का यही फ़िल्टर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में मैस हो जाता है। तो इस फिल्टर को ही करेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक्टिवेट करना है आपको हायर वैल्यू। जैसे सिंपल यहाँ पे सैम्पल वैल्यूज़ हैं कि वैल्यू ऑफ फ्रीडम, कि भाई मुझे इससे मुक्ति चाहिए, मुझे अपनी फ्रीडम। मैं कोई बंधुआ मजदूर थोड़ा ना अपने दिमाग का कि मेरे को ये बदला है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। फ्रीडम वैल्यू लेकर आओ, अपने आप को रिपीटेडली बताओ, और छोटे छोटे वो सारे टास्क करो जिसमें आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हो, आप फ्री हो। जैसे ही आप अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना स्टार्ट करते हो, आपका ब्रेन धीरे धीरे ट्रेन हो जाता है। अपने आप को अफर्म करो कि मैं फ्रीडम सीकर हूँ, मैं फ्लैक्सिबल हूँ, मैं फ्री होने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को रिपीटेडली रीइंफोर्स करो, और प्रिपेयर करो कि जब
मेरे को इस ओसीडी के चंगुल से निकलना है तो मुझे डिस्कम्फर्ट भी कुछ टाइम के लिए सहना है, अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट करनी है मुझे। अभी ये मत समझ लेना कि अभी तो मैं मना कर रही हूँ कि ओसीडी से फाइट मत करो। मैं ओसीडी से फाइट करने के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ जो आपकी खुद की प्रोग्राम्ड अंदर की बॉडी है जो रिस्पॉन्स देगी, उससे तो फाइट करना ही पड़ेगा ना, उसके आगे झुकना नहीं है ना। उससे फाइट करने का मतलब है कि वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तभी भी आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो और अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्शन ले रहे हो। वो जो एंग्जाइटी थोड़ी देर के लिए हो रही है, वो जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको सह रहे हो और नेचुरली उसे डाउन होने दे रहे हो, क्योंकि हर फीलिंग बेल शेप में होती है, शुरू होती है, पीक पर जाती है और नीचे चली जाती है। और वैल्यू ऑफ फैमिली पीस, कि आपके घर में शांति हो जाएगी। वैल्यू ऑफ ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होगी, आप स्टक हो गए, स्टैग्नेंट पोजीशन में हो गए, तो अपने वैल्यूज़ का रीअलाइनमेंट करो। तो इसको सीबीटी का एक पार्ट होता है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, कि वो थॉट आ रहे हैं, लेट देम कम, फाइट मत करो, सप्रेस करने की कोशिश मत करो। जितना सप्रेस करोगे उतना वो और ज़्यादा टिकेंगे, तो सप्रेस मत करो, ठीक है। उनको आ रहे हैं, उन्हें आने दो। बस तुम जो तुम्हारी अब नई वैल्यूज़ है उस डायरेक्शन में एक्शन लेना शुरू कर दो। कुछ समय के बाद आपके ब्रेन को मैसेज चला जाएगा कि अब आप उस कंपल्शन में इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है, आपके लिए ये वैल्यूएबल है। तो जो आपके लिए वैल्यूएबल है, आपका दिमाग उसे पकड़ लेगा और ओसीडी पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे। और समझो, एक्सपोजर करना है अपने इन्फ्लुएंस के बेस पर अवेयरनेस। जैसे मैंने एक क्लाइंट देखे थे जिनको इन्फ्लुएंस था रिलीजियस का, तो उनको ना रिलीजन के बहुत सारे ऐसे बिलीफ थे जिससे कि वो इन्फ्लुएंस, तो उनके यहाँ ये था कि अगर कोई भी इंसान बिना नहाए मंदिर के सामने पड़ जाए तो ये एक तरीके से भगवान के लिए डिसरिस्पेक्टिंग मोमेंट होता है, तो वो सही नहीं है। तो हमने उनको क्या किया कि बिना नहाए उनके पहले पूरा वर्किंग की। अब तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सपोजर बता रही हूँ, तो उनको पूरा कॉग्निटिवली प्रिपेयर करने के बाद और समझाने के बाद कि कहाँ से इन्फ्लुएंस के बेसिस पर ये चीज़ उनको कंट्रोल कर रही है, बिना नहाए उनको मंदिर लेकर गए और बिना नहाए उनको मंदिर के दर्शन कराए और रिपीटेडली ऐसा कराया, उनके अंदर से वो इन्फ्लुएंस हट गया और वो नॉर्मली। अब ऐसा नहीं कि वो रोज़ बिना नहाए जा रहे हैं, लेकिन वो जो एक डर था कि बिना नहाए मंदिर के सामने भी आ गए तो ये भगवान के लिए डिसरिस्पेक्ट करने जैसा हो गया, वो सब फिजूल की बातें उनके अंदर से हट गई। जो डर था उनको कि अगर भगवान नाराज़ हो गए तो घर परिवार सबको तबाह कर देंगे, बदला लेंगे, सब हट गया। तो ये ऐसे इन्फ्लुएंस बेस्ड एक्सपोजर कराए जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी जिसका थीम होता है उससे रिलेटेड जो भी उसका इन्फ्लुएंस होता है उसको अंडरस्टैंड करके पूरा, और हम वो सारी चीज़ें फैक्ट चेकिंग करा के उसको कॉग्निटिवली रीट्रेन करके फिर एक्चुअल में एक्सपोजर्स कराते हैं, यानी कि पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंग एक्सपोजर्स। ये आप खुद भी कर सकते हैं, घर बैठे भी आराम सकते हैं, किसी को अपना पार्टनर बनाकर उसको ले जाए और करें। तरीका यही होता है। हाँ, अगर आपको बहुत डर लगता है, आपको बहुत सीवियर एंग्जाइटी होती है, डेफिनेटली आपको फिर हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप चाहेंगे, हिम्मत जुटाएंगे तो आप खुद भी कर पाएंगे। और है बिल्डिंग सेल्फ इन्फ्लुएंस एंड मेंटल टफनेस। अब खुद का इन्फ्लुएंस आपको अपने अंदर सेट करना है और अपनी मेंटल टफनेस को बिल्ड करना है। तो कैसे करेंगे आप? अफर्मेशंस के थ्रू। अफर्मेशंस एकदम काम नहीं करेंगी, लेकिन रिपीट करते 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 कॉग्निटिव ड्रिलिंग होती जाएगी, अंदर 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 डीप पेनिट्रेट होती चली जाएगी और अंदर घुस जाएगी। तो आपको बहुत स्पेसिफिक अफर्मेशन लिखनी है, प्रोग्रेसिव अफर्मेशन लिखनी है। अफर्मेशन पर मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि अफर्मेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ऐसे कि आप अब वो काम आसानी से करने लगे हैं। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, इन्होंने जो अफर्मेशन बनाई थी वो इस तरीके से बनाई थी कि मैं अब ये समझ गया हूँ कि भगवान हमारे परम पिता हैं। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे को, चाहे वो मैला कुचैला कैसा भी हो, उसे गोद में उठाकर स्नेह करता है, प्यार करता है, या बच्चा बिल्कुल साफ सुथरा हो, पिता उसे हर रूप में प्यार करता है। तो ऐसे ही ये ईश्वर मेरे पिता हैं। अगर मैं किसी दिन बिना नहाए भी मंदिर के सामने चला जाऊं या मंदिर में अंदर चला जाऊं, अपने पिता के दर्शन करने चला जाऊं, तब भी मैं और मेरा परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित है। ईश्वर का आशीर्वाद, सुरक्षा सब हमारे साथ है। तो इस तरह से स्पेसिफिक अफर्मेशंस उन्होंने बताई थी। मैंने अफर्मेशंस फॉर्म करनी सिखाई और उन्होंने इस तरीके से स्पेसिफिकली डिज़ाइन की। कुछ लोग अफर्मेशन इस तरीके से वो बनाते हैं कि हर दिन मेरे लिए अपने चैलेंजेस को फेस करना आसान होता जा रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है और अब मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो भी उनकी स्पेसिफिक सिचुएशन होती है उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। जैसे एक
ओसीडी सफर लेडी ने अपनी अफर्मेशन इस तरीके से बनाई थी कि मेरा हर दिन सेल्फ कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, मेरे हैंड वॉशिंग का टाइम रिड्यूस होता जा रहा है, और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर मेरे ब्रेन से ये सजेशन आता भी है कि ये हाथ ठीक से नहीं धुले हैं, तो ये एक फेक ओसीडी सजेशन है जो कि फियर से इन्फ्लुएंस्ड होकर आ रहा है, क्योंकि मैंने हाइजीन के बारे में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कंज्यूम की थी और अब मैं फुली अवेयर हूँ उसके बारे में, और हर दिन मेरा सेल्फ कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और मैं पूरी तरीके से अवेयर होकर एक बार में ही अच्छी तरीके से हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो इतना डिटेल भी स्पेसिफिक अफर्मेशंस बनाई जाती हैं, क्योंकि जो जनरल वेग अफर्मेशन होती है कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन माई कंट्रोल, वो इतना काम नहीं करती हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिक करते हैं तो ये ज़्यादा काम करती हैं। सेल्फ डायलॉग स्क्रिप्टिंग, आपके अंदर ओसीडी के एक डायलॉग्स हैं, तो वो सारे डायलॉग को आप लिखें, क्योंकि हर ओसीडी के पीछे की एक तमाम स्टोरी है, वही इन्फ्लुएंस की पूरी डिटेल में लिख डालें और उसका सारा नैरेटिव चेंज कर डालें। और अफर्मेशंस प्रैक्टिस तो आप सुबह शाम करेंगे, लेकिन जो हर समय आपके अंदर के डायलॉग्स हैं वो रियलिस्टिक पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि खुद का ही कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाते रहना है, अपने अंदर के डायलॉग्स को पॉजिटिव रखना है। और स्क्रिप्टिंग ज़रूर करें, जर्नलिंग ज़रूर करें, पूरा लिखें और उस कहानी को रीराइट करें। जैसे कि एक नेगेटिव कहानी आपके अंदर फीड है, अब उसको आप पॉजिटिव तरीके से लिख रहे हैं, तो वो स्क्रिप्ट जब आप डिटेल में इतना लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक नई इमेज बनेगी, नया कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगा, नया पैटर्न बनेगा। और जब उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप एक्ट करना शुरू करेंगे, जैसे एक फिल्म होती है ना, उसकी स्क्रिप्ट की जाती है और फिर उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्शन लिए जाते हैं, तो क्या होता है, एक मूवी बन जाती है अंदर। तो ऐसे ही हम अपनी स्क्रिप्ट करेंगे और उसके हिसाब से एक्शन लेंगे, तो अंदर अंदर वो सारी चीज़ें पैटर्न फिक्स हो जाएंगे और अंदर वो नई चीज़ फिक्स होने की वजह से माइंड उसको पकड़ लेगा और नए ऑटो सजेशन आएंगे। विजुअलाइजेशन मेंटल एक्सपोजर के बारे में है कि अब आप ऐसे इमेजिन करें कि आप सारे इन्फ्लुएंस से फ्री हो गए हैं और आप खुद के इन्फ्लुएंस में हैं, ओसीडी फ्री लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। देखें जो देखना चाहते हैं, सुने जो सुनना चाहते हैं, फील करें वो सब कुछ जो फील करना चाहते हैं। हमारा ब्रेन अभी भी इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं करता, उसे एक ही लेता है। तो ब्रेन के दो मॉडर्न डाउन साइड अभी भी हैं, एक तो बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी, इसलिए पगला जाता है ब्रेन का वो हिस्सा, फियर सेंटर, और दूसरा इमेजिनेशन एंड रियलिटी, बोथ आर सेम फॉर योर ब्रेन, कम डिफरेंस हो पाता है। तो ये दोनों मॉडर्न डाउन साइड हैं, तो हमें ये वाला जो है इसका बहुत फ़ायदा उठाना है। हमें इमेजिनेशन में बार बार प्रैक्टिस करके अपनी रियलिटी को क्रिएट करना है। इस पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, जिसमें फियर ब्रेन और जजिंग ब्रेन का है कि कैसे अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्मूथ किया जाए। जर्नलिंग, डेली जर्नलिंग, छोटी छोटी सी स्मॉल विंस को भी लिखो, अप्रिशिएट करो अपने आप को और अपनी पावर बढ़ाओ। तो वो पॉजिटिव जर्नलिंग भी कर सकते हो आप, अपनी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी कर सकते हो आप, एंड अफर्मेशंस को भी लिख कर प्रैक्टिस करो। जो स्क्रिप्ट आपने लिखे उसे भी रिपीटेडली लिखो, किसी भी तरीके से जर्नलिंग करो। जितना ज़्यादा आप जर्नलिंग करोगे उतना ज़्यादा आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे और बार बार ड्रिलिंग होती जाएगी और अंदर अंदर वो चीज़ फिट हो जाएगी। और एक टाइम आएगा कि आपकी अमिगडाला को आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर लेगा और आपके ओसीडी से मिल जाएगी आपको मुक्ति। अब रिलैप्स प्रिवेंशन है ना, क्या होता है कि ना कई बार हम जब अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, 2-4 दिन सही चलता है, फिर हम पीछे हो जाते हैं, तो हमें रिलैप्स भी अगर हो रहा है तो उसे चेक करना है कि कहाँ से कुछ इन्फ्लुएंस हो गया। तो क्या है, व्हाट ट्रिगर्ड मी टुडे, आज अगर मेरा सेल्फ कंट्रोल गया तो मुझे क्या ट्रिगर करा। वॉज इट अ पर्सन, थॉट, मेमोरी और बिलीफ, क्या वो पर्सन था, मेमोरी था, बिलीफ था, क्या है, इस तरीके से सवाल पूछे, डिटेल में लिखे। हाउ डिड आई रिस्पॉन्ड, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, एंड हाउ कैन आई टेक बैक इन्फ्लुएंस टुमारो, कि मैंने कैसे उसमें रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, क्या मेरे एक्शंस थे, क्या अवॉइड किया, क्या मैं करते करते बार बार रिपीट किया, वो सब, और कैसे मैं अपने आप को इस इन्फ्लुएंस से बचा सकता हूँ अगले दिन। वापस से अपना सेल्फ इन्फ्लुएंस जो आप क्रिएट कर रहे थे अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से, स्क्रिप्टिंग से, जर्नलिंग से, कैसे आप खुद के इन्फ्लुएंस में आके फिर से बाउंस बैक करें। और जब आप बार बार ये रिपीटेडली करेंगे, इनिशियली फेलियर्स होते हैं, सबके साथ होते हैं, रिलैक्स, चिल, कोई बात नहीं, उन फेलियर से डरना नहीं है। रिपीटेडली जब करोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रिलैप्स होना जो है ना, वो फेलियर होने बंद हो जाएंगे और आपका वापस पूरा कंट्रोल आपके ऊपर आ जाएगा। सो माय डियर वंस, घर बैठे भी ओसीडी से छुटकारा पाया जा सकता है। इस वीडियो को फैला दो, सब ओसीडी सफरर्स के साथ इसको शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप्स कम्युनिटी में हो इसको शेयर कर दो, क्योंकि ओसीडी सफरर्स का पेन या तो वो जानते हैं जो
OCD सफ़र कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स जानते हैं या मुझ जैसे थेरेपिस्ट जानते हैं कि बहुत ही पेनफुल है, इसलिए उनकी मदद करो। आप बहुत खुश रहना, अपने ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।